Good morning, students. We are back with our new topic, that is Ohm's law. This is the topic for +2 science class. तो बच्चा जी टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत सिंपल है, वही टॉपिक है जो आपने 10th में पढ़ा था। थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन हम आज पढ़ेंगे कि जो उसमें चीजें लिखी थी डायरेक्टली, उस सभी थिंग्स के पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। आपने 10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, डायरेक्टली लिखा ये फैक्टर ऐसे ऐसे इसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहां पर बेटा हम +2 में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमारे पास ये सभी टॉपिक है ओम्स लॉ के। तो देखने के बाद क्या क्या स्टेटमेंट, यू नो बेटर, स्टेटमेंट क्या है? V directly proportional to I means what? That if we are running any device on a potential and this potential is V, if, और अगर वो डिवाइस बेटा जी सेम है, वही डिवाइस है, R चेंज नहीं करेंगे, इसी को चलाना है हमने इस वोल्टेज पे, तो जितनी इस वोल्टेज की स्ट्रेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंगली इसमें करंट पैदा होगा। ठीक है, तो करंट अपने में से ये डेवलप करवाएगा और इसको रन करेगा। अगर मैं वोल्टेज का लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, मींस ये एक तरह से वोल्टेज बैटरी की जो है वो इंक्रीज की जा रही है लगातार। मैं पहले 4 वोल्ट था, बाद में 8 वोल्ट किया, बाद में 12 वोल्ट किया, और उसी हिसाब से करंट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज होती जाएगी और इसकी वर्किंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर होती जाएगी। समझे बात? शर्त क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है कि रेसिस्टर सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि अभी मैंने इसको चलाया अभी इसको हटा दूं, तो अगर मैंने बैटरी की वैल्यू बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, बट मैं क्या कर रहा हूं, साथ में रेसिस्टर भी चेंज कर रहा हूं। ऐसे नहीं होगा, रेसिस्टर क्या रहना चाहिए, सेम। समझ लगी बात? When we are increasing the potential, therefore it is necessity that the resistor remains the same. Only then we are having an increase in the current. Okay? ऐसे ना हो कि अगर रेसिस्टर कोई और लगा दिया तो वो क्या करेगा, वो इसमें से जो करंट उसमें से पास होकर जाएगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दैट रेसिस्टर। ओके, तो ये भी सेम रहना चाहिए। जैसे हम V को इंक्रीज करेंगे साथ में I इंक्रीज होगा। तो वही बात क्या थी ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस देन द करंट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड व्हेन रेसिस्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द सर्किट शुड बी सेम। जब वो सेम रहेगा तब। समझ लगी बात? तो क्या क्या सेम रहना चाहिए, R और टेम्परेचर दोनों क्या चाहिए, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या कि अगर मान ली जाए कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाए, तो हमें इस बात का पता है, हमने 10th में भी पढ़ा था कि जब सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज करनी शुरू कर जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है कंडक्टर की। मींस ये वायर जो है और ये रेसिस्टर ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर गर्म होना शुरू हो गया तो क्या होगा उसके साथ, तो करंट का वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यही बात तो थी जो ओम्स लॉ ने बताई थी। तो इससे बेटा जी क्या समझ लगा, V = IR क्या सेम रहना चाहिए, रेसिस्टर। तो ये क्या किया हमने, ये सेम रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो V = IR, ये रिलेशन बना किसका, ओम्स लॉ का। तो इसका मतलब ये सेम रहना चाहिए, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इधर को V लिया, इधर को I लिया, तो वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, R सेम रहना चाहिए। तो ये थी बेटा स्टेटमेंट ओम्स लॉ की। नेक्स्ट क्या है, डिडक्शन, कि फाइंड करें हम कि जो रेसिस्टेंस सेम रह रही है उसकी वैल्यू क्या है, उसका रिलेशन क्या है। तो उसको बेटा कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने डिडक्शन 10th में नहीं पढ़ी थी, तो वो अभी हम करेंगे। तो वो बेटा जी क्या होगी, हमें पता है V/I क्या होता है, R। ओके,
तो इसका मतलब V अपॉन आई की जो वैल्यू होगी वो R के बराबर होगी। तो बेटा जी वही तो फाइंड करना है, तो वो उसे फाइंड कहां से करेंगे? वी आर हैविंग ऑल दीज रिलेशंस व्हिच वी फाइंड इन आवर यस्टरडे क्लास। तो बेटा जी उसका क्या होगा, आई से स्टार्ट करें, हमें आई चाहिए ना, तो आई की वैल्यू है बेटा एन ई ए, साथ में है वीडी। तो वीडी की वैल्यू यहां से फिल कर दें, एन ई ए, तो वीडी की वैल्यू आएगी बेटा जी ई आई टॉ अपॉन एम। टॉ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन्स के बीच का टाइम। तो इससे बेटा क्या बनेगा, एन ई स्क्वायर, साथ में आ गया ए, साथ में आ गया ई, साथ में आ गया टॉ अपॉन आ गया एम। एन ई स्क्वायर ए ई टॉ अपॉन एम। तो ये बेटा बन गया हमारे पास आई। ओके, यहां पर ई की वैल्यू क्या है? वी अपॉन एन। तो यहां से बेटा ई की वैल्यू भी फिल कर दें, तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी इससे? एन ई स्क्वायर ए, यहां पर आ गया वी अपॉन एल, साथ में है टॉ अपॉन क्या आएगा? एम। तो ई की वैल्यू फिल कर दी वी अपॉन। तो बेटा जी वी अपॉन आई चाहिए हमें, तो इसको इसके नीचे लेके बाकी सभी कुछ इधर आ जाएगा। तो बेटा जी क्या बनेगा? एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर, साथ में आ गया ए, साथ में आ गया टॉ। और इस तरफ क्या बन जाएगा बेटा जी? ये वी था, वी के अपॉन आई नीचे आ गया। तो वी अपॉन आई क्या होगा इससे? ये आई इधर चला गया, बाकी सब कुछ इधर चला गया, वी अपॉन आई हमने लिया है, तो वही तो आर के बराबर है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। ये हमारे पास आर की वैल्यू है। तो इसमें से बेटा जी एक बात देखी जाए कि किसी कंडक्टर की ये सभी थिंग्स क्या है? सेम है, मास सेम, लेंथ सेम, नंबर ऑफ, ये क्या है? एन क्या था? नंबर डेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, किसी पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम पे। ये क्या था? एरिया, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सभी थिंग्स क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब आर की वैल्यू इन सभी पर डिपेंड करती है। तो एक बात ये देख ले बेटा जी इन सभी से कि आर क्या बना, यहां से कुछ ऐसे भी आ रहा है, हमने वी आर saying this thing that when we are increasing the temperature then R is also increased। तो बेटा जी क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा? यहां से हमें पता चला R is डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, कि दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब बेटा जी दो कोलिजन्स, अभी पहले वो यहां पर था और उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बट अगर बेटा ये पास हो जाए तो कोलिजन क्या होगी? जल्दी होगी। कोलिजन जल्दी होगी तो इसका मतलब क्या होगा बेटा जी कि रिलैक्सेशन, ये जो टाइम था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम, वो क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ये डिक्रीज कर गया, इसका मतलब इसका डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने के साथ क्या होगा कि कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होती जाएंगी। समझ लगी बात? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम्स का, कोलिजन्स का टाइम जो है वो कम हो गया, इसका मतलब वो पास हो गया, वो जल्दी से कोलाइड कर रहे हैं। जल्दी से कोलाइड करने के साथ क्या होगा? थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। समझे बात? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उस कंडक्टर का। तो वो उससे से क्या होगा? कोलिजन्स हीट प्रोड्यूस है, टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या होगा? इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो समझ लगी बात बेटा जी? इससे इसके डिक्रीज होने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज, क्योंकि इसके डिक्रीज होने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्योंकि हमें इस बात का पता है ना बेटा जी कि T जो है वो इसके साथ ऐसे रिलेशन है कि इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेटा जी आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बात समझ आई? तो ये सभी केस था जो हमने डिडक्शन पढ़ा। हमने पढ़ा कि आर की वैल्यू क्या आ गई यहां से। नेक्स्ट है बेटा जी रेसिस्टेंस। अभी रेसिस्टेंस क्या है? यही तो रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस इज व्हाट? एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड अ कंडक्टर। तो वो कंडक्टर ही तो पोस्ट कर रहा है, कंडक्टर ही तो इंपोज कर रहा है, कंडक्टर ही तो उस चीज को
बढ़ावा दे रहा है, कंडक्टर ही तो अपने बीच में से उस करंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस क्या होगी, समझ लगी बात, उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस क्या होगी कि वो कितना ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है किसी करंट को जो कि उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, उसकी कितनी रुकावट दे रहा है करंट को। तो बेटा जी दैट इज व्हाट, रेसिस्टेंस। ओके, सो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो कि वो 1 ओम होगी कब, तो उसके लिए बेटा क्या आएगा, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर है। इसकी वैल्यू 1 ओम होगी कब, जब इसकी वैल्यू 1 वोल्ट होगी और इसकी वैल्यू 1 एम्पेयर होगी, तो तब आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 ओम। यही तो बात है सिंपल। तो रेसिस्टेंस बेटा जी हो गया, समझ आ गई रेसिस्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट वी आर हैविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलेगा लगातार। तो इसकी वैल्यू हम एक साइड पे लिख लेते हैं। तो ये है इसकी वैल्यू। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, उसके लिए आपने बेटा पढ़ा था क्या क्या चीज, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ इंक्रीज होगी किसी कंडक्टर की, पहले इतनी थी, इतनी उसकी विड्थ है, और ये है लेंथ उस कंडक्टर की। अगर बेटा जी मैं इसको यहां से, इतनी पहले थी, यहां से मैंने डबल कर दी इसकी वैल्यू, अभी लेंथ क्या होगी 2L। तो लेंथ डबल होने के साथ रेसिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, इंक्रीज इन लेंथ मींस इलेक्ट्रॉन्स विल हैव टू ट्रेवल अ मच मोर डिस्टेंस inside a conductor, therefore there is much more probability of collision of electrons। तो collisions of electrons के साथ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो इसके साथ ये होता है पहला पॉइंट। सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या होगा इस, अभी ये है, तो मैंने क्या किया, अभी एक और कंडक्टर लिया और जिसकी लेंथ क्या है उतनी ही, बट उसकी विड्थ क्या है, इसका एरिया क्या है, इससे डबल है। तो इसका एरिया था A, अब इसका एरिया हो गया 2A। तो एरिया इंक्रीज होने के साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं उस कंडक्टर से, वो अभी थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर होकर जाएंगे, क्योंकि एरिया ज्यादा है। जिस एरिया के बीच में से जिस कंडक्टर के एरिया के थ्रू उन इलेक्ट्रॉन्स को पास होकर जाना है आगे, तो वो एरिया भी इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज हो गया मींस उनके पास काफी अच्छी स्पेस है, वो अंदर से निकलकर आराम से जा सकते हैं। तो आराम से जा सकते हैं, इसका मतलब कोलिजन्स का टाइम इंक्रीज हो गया। अब मींस कोलिजन्स का टाइम इंक्रीज हो गया, मींस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो गया। अभी कोलाइड नहीं करेंगे, आराम से निकल कर जाएंगे। कोई कोई कोलिजन्स होगी क्योंकि स्पेस काफी है, तो कोलिजन्स कोई कोई होगी। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज तो मींस आर की वैल्यू डिक्रीज। तो देयरफॉर एरिया के इंक्रीज होने के साथ क्या होता है बेटा जी, रेसिस्टेंस, एरिया के इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो थर्ड है हमारे पास, वो है बेटा जी डिपेंडिंग अपॉन किस किस के ऊपर। अभी इसको हम इनवर्सली और डायरेक्टली नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको फाइंड करेंगे। आर डिपेंड्स अपॉन किस किस पे ऊपर, नेचर ऑफ द मटीरियल और एंड टॉ। टॉ मींस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो देखा जाए ये क्या है बेटा जी, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो वो कैसे आएगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो हमें बेटा जी क्या था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी रिलेशन को चले लेकर हमें क्या पता है बेटा जी, हमने यहां से फाइंड किया L 1/A इकट्ठा कर दिया, तो वी आर हैविंग लाइक दिस। तो इसको हटाना है तो इसको हटाने का मतलब क्या था कि जो मैंने मटेरियल की वायर यहां पर ली थी उसी को ही मैंने डबल किया और उसी को ही मैंने डबल करके देखा एरिया वाइज। तो इसका मतलब मटेरियल वायर वही रह रही है। तो वायर का क्या सेम रहता है बेटा जी, रेसिस्टिविटी। ओके, वायर की कोई ना कोई थिंग सेम होगी ना, मींस वायर का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल की वायर है वो। तो इसका मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टीज जो है वही सेम रह रही है। तो उसके लिए मैंने रिलेशन लगा दिया ये, उसके लिए मैंने ये यूज किया कि वो सेम मटेरियल की वायर है, तो उसके लिए कोई कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी।
ओके, कि मटेरियल वही है कि अगर ये वायर जो है ये कॉपर की थी तो जी हाँ ये सभी थिंग्स मैं कॉपर के लिए लेकर चल रहा हूं, इसका मतलब कोई चीज तो कांस्टेंट देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि मैंने कॉपर की वायर ली है तो मैंने ये रेसिस्टिविटी वाला कांस्टेंट लगा दिया। ओके, सो इसे हम बोलते हैं बेटा रेसिस्टिविटी। तो अभी क्या होगा, अभी ये सभी थिंग्स हमारे पास है तो R A upon L we are having the resistivity। तो बेटा जी R की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, तो इसकी वैल्यू यहां पर जाकर फिल करें हम, तो रो की वैल्यू क्या आएगी, वी आर हैविंग ML अपॉन N E², साथ में है A और साथ में है टॉ। ओके, एक बार देख लो बेटा वीडियो में पूरा आ रहा है सही। ओके ठीक है, ML N E² साथ में A और टॉ है। R की वैल्यू A अपॉन L साथ लगेगा तो कुछ जा रहा है, जी हाँ L भी गया, जी हाँ A भी गया, तो टॉ क्या रहा, A और L क्या रहा, A और L मींस उसकी ये जो थिंग्स थी A और L, इसका मतलब क्या था कि ये वैल्यू मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था कि इसके इंक्रीज होने के साथ ये होगा, इसके डिक्रीज होने के साथ ये होगा, तो वो सभी थिंग्स यहां से कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास रहा क्या, M साथ में रह गया N E² और साथ में रह गया बेटा जी टॉ। तो ये थिंग्स हमारे पास बची रेसिस्टिविटी। तो ये बेटा जी मटेरियल की थिंग्स ही तो है, मास ऑफ द मटेरियल, N नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग, एंड टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो बच्चा जी इससे हमें ये थिंग और ये थिंग से पता चलेगा कि रेसिस्टिविटी क्या है। N क्या है, N यहां से हमें पता चला कि वो ऐसे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल के N मींस नंबर डेंसिटी कम होगी उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी बेटा जी, ज्यादा। समझ लगी बात है, जिस भी मटेरियल की नंबर डेंसिटी क्या होगी कम, उसकी रेसिस्टिविटी बेटा जी क्या होगी, ज्यादा। और सेकंड, जिसकी ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम होगी उसकी भी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मींस कोलिजन्स बद, कोलिजन्स इंक्रीज, कोलिजन इंक्रीज के साथ क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज, और उसकी रेसिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ क्या हो रहा है, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज। हमें यहां से पता चल रहा है इस बात का, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली है। तो इसका मतलब यहां से तो चीज क्लियर हो गई। तो अभी यहां से भी देखा जाए बेटा जी कि जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी मींस उस मटेरियल के अंदर ये जो छोटे से वॉल्यूम के ऊपर जो N है, अगर इसकी वैल्यू कम हो तो उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। तो इसका मतलब वो हर एक मटेरियल जो अच्छे से अच्छा कंडक्टर होगा, जो बेहतर से बेहतर कंडक्टर होगा, तो वो क्या करेगा, जैसे सबसे अच्छा आ गया सिल्वर, तो सिल्वर के अंदर क्या होगा बेटा जी, उसके पास मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस उसके अगर पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात करूं तो उसके ऊपर नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत है। तो जिसके पास बेटा जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत है वो क्या है, वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। और एक अच्छे कंडक्टर की रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, तो जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो तो उसके रेसिस्टर की वैल्यू, रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम। क्योंकि जिसकी ये कम हो उसकी ये भी कम होगी। ओके, समझ लगी ना बात। तो इसका मतलब जिसकी N की वैल्यू कम है, इसका मतलब वो कंडक्टर तो है बट ठीक ठाक सा कंडक्टर है, ठीक ठाक सा ही है, मींस बहुत अच्छा नहीं है। तो वो अपने आप को कंडक्टर की कैटेगरी में शो तो कर रहा है बट इतना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या है, कम है। तो कम है तो इसका मतलब उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर्स जिनके पास N की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, उसके पास रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ लगी बात। रेसिस्टेंस के साथ लेकर चले और फिर रेसिस्टिविटी के साथ कंपेयर करें। जिसके पास बहुत अच्छे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है ना कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा वो बहुत अच्छा कंडक्टर, और बहुत अच्छे कंडक्टर की रेसिस्टेंस की वैल्यू कम, और जिसके रेसिस्टेंस की वैल्यू कम उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी कम।
और बात इसका ध्यान रखना बेटा जी, इन दोनों थिंग्स को एक साथ तो आप लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम के साथ भी तो इसका रिलेशन बनता है। इसका मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लूं, क्योंकि किसी ना किसी चीज को तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, इलेक्ट्रॉन्स मींस ये चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, और m क्या है, मास भी कांस्टेंट है। तो अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट, तो मैं इसके साथ इसका रिलेशन देखूंगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन देखूंगा, तो वो रिलेशन बनेगा बेटा ये वाला, कि ऐसे कौन कौन से कंडक्टर होंगे। और मैं मान लो कंडक्टर किसके साथ कंपेयर करूं बेटा, कॉपर का और एल्यूमिनियम, और कॉपर का और सिल्वर का, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, समझे बात, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मींस इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा जी, कांस्टेंट है दोनों के अंदर। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है दोनों के अंदर, तो इसका मतलब फिर मैं एवरेज डेंसिटी भी ऊपर जाऊंगा, तो एन की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कोलिजन्स की कांस्टेंट है, मींस कि 1 सेकंड के बाद कोलिजन हो रही है, ठीक है, 1 सेकंड के बाद कोलिजन आ रही है दोनों के लिए, कॉपर और सिल्वर दोनों के लिए, ठीक है, 1 सेकंड के बाद कोलिजन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, कि हम ये भी देखेंगे कि अगर हाँ जी 1 सेकंड के बाद कोलिजन आ रही है, तो इस बात से ये भी देखा जाए कि दोनों के बीच में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा है। तो बच्चा जी वी नो दैट दिस वन इज गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू दिस, तो सिल्वर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो बेटा जी जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तभी तो हम इस बात को देख रहे हैं कि सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये वो एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है एज कंपेयर टू अदर्स, सबसे अच्छा सिल्वर। तो बच्चा जी सेकंड वाले केस में मैं क्या करूंगा, नंबर डेंसिटी को देखूंगा कि इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब 2 कॉपर की वायर्स ली, दोनों की क्या किया, नंबर डेंसिटी को कर दिया मैंने क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है। तो जिसकी बेटा जी टाउ मींस हाँ ये थोड़ी सी ज्यादा गर्म होगी, ये थोड़ी कम गर्म होगी, मींस इसको मैं बहुत देर से यूज कर रहा हूं, इसको अभी यूज करना शुरू किया, तो इसको बहुत देरी से यूज कर रहा हूं, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो जिसका टेम्परेचर बेटा जी बहुत ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी कम होगी। तो बेटा जी जिसकी वैल्यू ये वाली कम होगी उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब इन दोनों में से इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ आई बेटा जी, मैंने क्या कहा चाहा, इन सभी थिंग्स पे मैंने क्या क्या कहा आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो बेटा जी इन सभी थिंग्स का आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए और कॉपी पे बेटा जी प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंगली, और ऐसे मत किया कीजिए कि स्क्रीनशॉट दिया, स्क्रीनशॉट के जरिए हम ये देखते हैं बेटा जी कि लास्ट में हम क्या क्या थिंग्स किया, हमने पूरी थिंग्स क्या क्या की इस टॉपिक में। आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको कैसे करना है, जब ये करवाया जा रहा है साथ साथ एक टॉपिक जब खत्म हो गया तो तभी उसको पॉज कीजिए और तभी उस सभी थिंग्स को लिख ले टॉपिक वाइज और सीक्वेंस वाइज लिखें कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, और उसके बाद अगले टॉपिक में देखें। जब यहां पर मैंने 4 टॉपिक किए तो एक टॉपिक खत्म किया तब उसका स्क्रीनशॉट दीजिए और तभी आप उसको देख ले, सेकंड वाले को देख ले, पॉज कर करके लिखे पूरा और नोट साथ साथ बनाए, क्योंकि ये सभी थिंग्स जो बोली जाती हैं इसको भी आप कॉपी पे लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट दीजिए और इसके बाद हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जी नेक्स्ट वी आर हैविंग द फ्यू डेफिनेशंस, दैट इज करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड इंसुलेटर्स, एमिलेटर्स एंड कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी। सो इन सभी थिंग्स को बेटा पढ़ने से पहले इन 3 डेफिनेशंस के ऊपर गौर करेंगे हम। तो क्या फर्स्ट बेटा जी करंट डेंसिटी। डेंसिटी मींस गाढ़ापन, वही होता है डेंसिटी बेटा, कि वो कितना डेंसर है, वो कितना डेंसर है पिछली बार से मुकाबले, मींस कोई भी चीज कितनी डेंसर है, ठीक है। अभी मैं जैसे हम ग्लासेस में पढ़ते थे, ऑप्टिक्स में पढ़ते थे, जब कि कोई रेयर से डेंसर मीडियम में जाए तब उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डेंसर हो गई, वो डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयर में हम इजीली घूम सकते हैं, क्या ग्लास के अंदर हम ऐसे हाथ पैर मार सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो डेंसर है। रेयर में हम ऐसे कर सकते हैं, समझे बात, क्योंकि हमारी स्पीड क्या होगी, रेयर में ज्यादा एज कम्पेयर टू डेंसर। तो वही बात वो पूछ रहे हैं कि करंट की डेंसिटी क्या होगी, करंट की डेंसिटी क्या आएगी
किसी कंडक्टर के अंदर, तो बेटा जी उसका क्या होगा, वो है J इक्वल्स टू I अपॉन ए मीन्स व्हाट, जैसे हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या करंट जा रहा है। तो करंट, ये जो एरियाज हैं ये जो एरियाज हैं, एरिया समझते हो ना बेटा, ये वाला एरिया, और बाद में वो ऐसे एरिया एक सर्कल है और बाद में पूरा वो क्या उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम बन गया पूरा। तो इस एरिया से जब वो करंट मूव कर रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या, उसकी करंट डेंसिटी उसको बोलते हैं। समझे बात, कि किसी करंट का किसी एरिया के थ्रू पास होकर जाना, तो उस एरिया के ऊपर उस करंट की डेंसिटी क्या है, तो उसको बेटा जी हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। बात समझ आई। तो उसके लिए बेटा जी क्या रिलेशन होगा हमारे पास, J है करंट डेंसिटी, तो I हमारे पास क्या है NEA, साथ में है VD, ओके, और VD की वैल्यू फिल कर दें, और नीचे है हमारे पास A इसका A गया, तो ऊपर क्या रह गया, VD की वैल्यू फिल की तो E स्क्वायर बन गया, साथ में E आ गया, साथ में टाउ आ गया, साथ में नीचे M आ गया। E की वैल्यू भी फिल कर दें एंड E स्क्वायर V अपॉन L, साथ में टाउ आ गया और नीचे M आ गया। सो बेटा जी हम बहुत से रिलेशन खुद बना सकते हैं इन्हीं थिंग्स को बार बार यूज करके। सो वी आर हैविंग J इक्वल्स टू दिस, सो दिस इज व्हाट, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसके साथ रिलेट कर रहा है, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी। सो रेसिस्टेंस के साथ इनवर्स क्या होगा, कंडक्टेंस। किसी की रेसिस्टेंस रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस मींस आसानी टू द फ्लो ऑफ करंट। सो बेटा जी कंडक्टेंस को क्या हम लिखेंगे, सो कंडक्टेंस इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ओके। सो बेटा जी वो क्या आएगा, अभी 1/G हो गया तो 1/R हो गया, तो बेटा R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। सो इसका मतलब कंडक्टेंस क्या आएगा बच्चा बाटी, 1/ml, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, N साथ में आ गया E स्क्वायर, साथ में आ गया A और साथ में आ गया टाउ। तो ये बेटा बन गया हमारे पास क्या, कंडक्टेंस। बात समझ आई। सो कंडक्टेंस भी हमारे पास डन है। कंडक्टेंस क्या है, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। सो वो इसका इनवर्स, क्लियर, बात समझ आ रही है बेटा जी। सो कंडक्टिविटी बेटा जी हमारे पास क्या बनेगी, तो उसका इनवर्स लिखे तो बेटा जी क्या बनेगा, NE स्क्वायर, साथ में टाउ अपॉन M। तो ये हमारे पास बन गई बेटा जी कंडक्टिविटी। यूनिट्स तो हमें पता होने चाहिए। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था, R का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन इसका मीटर, के साथ ये गया तो ओम मीटर बेटा ही बन गया यूनिट किसका, रेसिस्टिविटी का। इसका बेटा जी क्या बनेगा, 1/ओम मीटर था, 1/ओम मीटर, तो वो क्या बनेगा, ऊपर जाकर ओम था ऐसे लिखते, तो इसका ऑपोजिट महो, तो एक बन गया बेटा ये महो, और मीटर का ऊपर जाकर क्या बन गया बेटा जी, इसका मीटर था नीचे, साथ में ओम मीटर था ऊपर, अब इसको ऊपर लिखेंगे जाकर तो बेटा ये क्या बनेगा, क्योंकि ये इनवर्स था इसके साथ, तो मीटर इनवर्स। तो ये कंडक्टिविटी का बन गया। कंडक्टेंस का क्या बनेगा, महो इनवर्स, सॉरी ओनली महो जा ओम इनवर्स, दोनों में से कोई भी चलेगा। सो ये सभी चीज बेटा क्लियर होगी, और इसके साथ बेटा जी रिलेशंस वही यूज होंगे बार बार, जितने मर्जी बना दो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्लियर, आर यू गेटिंग द थिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि बेटा जो थिंग्स हमने यहां पर यूज की, जो रिलेशन हमने यहां पर बनाए हैं, उससे यूज करके अनगिनत रिलेशंस हम बना सकते हैं, इन्हीं थिंग्स को बार बार यूज करके। सो इन सभी फॉर्मूले अपने दिमाग में रखना, कॉपी के फ्रंट पेज के ऊपर इन सभी को लिख कर रखना, जब टाइम मिले देखते रहना। तो अभी बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स कंडक्टिविटी। तो
तो बेटा क्या देखें अभी, स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर से। तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब क्या, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, कम है। तो बेटा जी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी मीन्स चार्ज की नहीं, एन, इसकी कमी है, तो उसकी कंडक्टिविटी, उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने यहां से पढ़ा था इसको। ओके, तो उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, तो इसका मतलब इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस आपस में डायरेक्टली थे, इसका मतलब रेसिस्टेंस भी ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा तो रेसिस्टिविटी भी ज्यादा। तो नेक्स्ट था हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के पास एन की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी इससे ज्यादा, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, तो इसका मतलब उसकी रेसिस्टिविटी इससे कम होगी, इससे क्या होगी, कम, और कंडक्टर से क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, कंडक्टर से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और रेसिस्टिव और इंसुलेटर से कम होगी। और इसी तरह से रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की बात भी देख लें, ऐसे और कंडक्टर के साथ ऐसे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर। तो कंडक्टर के पास बेटा जी एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी। सो रेसिस्टिविटी बहुत कम होगी, तो इसका मतलब यहां से हमने कंपेयर किया था, रेसिस्टिविटी भी कम और रेसिस्टेंस भी कम। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जब अब इन्हीं थिंग्स के ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ेगा, मीन्स जब हम इन सभी को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो बेटा जी क्या होगा, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जब इसको हम टेम्परेचर, जब हम इसको हीट करेंगे तो वो सभी के सभी क्या करेंगे, जो एन थे वो कम है। ठीक है, कम का मतलब क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, वो बाउंडेड है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर चुके हैं अपने साथ वाले एटम्स के साथ, वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि बाउंड है। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, बाउंड किए हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। सो अगर बेटा जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसे फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में, जो उसके पार्टिकल्स होंगे आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने जो न्यूक्लियस है उससे क्या होगा, वो दूर निकलना शुरू करेंगे। बेटा देखा जाए हर एक पार्टिकल जो भी होगा किसी भी थिंग्स के अंदर, तो उसके पास बेटा उसके पार्टिकल का नेचर कैसे होगा कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके साइड बाय क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड किए हुए हैं। पर जब हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो बेटा जी क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कोलाइड करेंगे साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, या उसके साथ वाले के साथ, जहां न्यूक्लियस से वो दूर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग द हीट। सो बेटा जी वो फ्री इलेक्ट्रॉन से होना शुरू करेंगे, जब वो फ्री होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने शुरू हो गए, तो फ्री होने शुरू हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट चलना शुरू होगा, करंट चलना शुरू होगा तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज, रेसिस्टेंस की डिक्रीज तो रेसिस्टिविटी की डिक्रीज। इसका मतलब जब हम इंसुलेटर को टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करते हैं तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं हीट प्रोवाइड करने से, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा बेटा जी, इसकी कंडक्टिविटी बहुत, अभी इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा थी पहले, रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा थी पहले जब हमने इसको हीट प्रोवाइड नहीं की थी, इसकी थोड़ी कम थी, इसकी बहुत ज्यादा कम थी। तो जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो बेटा जी क्या हो गया, इसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, और इसका मतलब इसकी भी डिक्रीज होगी, बट इतनी नहीं होगी जितनी इसकी थी, क्योंकि पूरा भी केस ऑपोजिट चलेगा। ठीक है, सो इसकी बेटा जी हीट प्रोवाइड करने के साथ, हीट देने के साथ इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू होगी। इसको हीट देंगे, अभी इसको भी हीट दी, हीट देने का मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज किया। ठीक है, अभी इसको भी, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, बट इसकी भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट उतनी नहीं होगी जितनी इसकी थी।
और लास्ट में है कंडक्टर। जब हम इसको हीट देते हैं तो बेटा जी टेम्परेचर इंक्रीज, तो कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो बेटा जी क्या बनता है, कोलिशंस बहुत ज्यादा होंगे। कोलिशंस बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, कोलिशंस बहुत ज्यादा तो वायर गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो वायर गर्म होनी शुरू हो गई तो बेटा उससे क्या होगा, वायर के गर्म होने के साथ रेसिस्टेंस की इंक्रीज होगी, क्योंकि वो कंडक्टर है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा कोलिशन, बहुत ज्यादा कोलिशन तो बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा हीट तो उसके रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज। तो इसका मतलब इस केस में कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसमें कंडक्टेंस बहुत इंक्रीज, इसमें थोड़ी सी इंक्रीज और इसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, इसका कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत इंक्रीज, यहां पर थोड़ी सी इंक्रीज मींस थोड़ी सी डिक्रीज होगी उससे पहले वाले केस से। समझ लगी बात है कि इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत इंक्रीज होगी, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो अब जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी ज्यादा, तो इस केस में बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी। बात समझ आ गई बेटा जी क्या कहना चाहा। तो ये सभी थिंग्स थी। अभी वही टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे हम रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी के ऊपर, किसके, कंडक्टर्स के। ठीक है, यही लास्ट वाला स्टेप अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका प्लीज, और इसके बाद ये 2 पीसेस रह गए, ये पढ़ेंगे अब हम। तो बच्चा ये नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो बच्चा उसको क्या पढ़े, उसको पढ़ने से पहले हम ये बात को देख लें एक बार, कनेक्टिविटी। वी नो दैट इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तभी वो कंडक्ट नहीं करता, और जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी क्या, कम। तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम, ये कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर की इससे लेस होती है रेसिस्टिविटी, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी इससे ज्यादा होगी। और कंडक्टर जो है उसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी इन सबसे क्या होगी, बहुत ज्यादा। सो अभी वही चीज हम यहां पर पढ़ेंगे। अभी देखो बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ, ये रेसिस्टेंस की बात हो रही है, रेसिस्टेंस, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो क्या है, क्या, जब हम टेम्परेचर को, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल है जब हमने स्टार्ट किया, तो वो ये बात बता रहा है बेटा कि अल्फा की वैल्यू मींस टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वो कैसे बने, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया मींस T0 से टेम्परेचर TF तक पहुंचा, तो इसका मतलब उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, डिपेंड है कि वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है। ओके, जब पहले हम पढ़ेंगे बेटा कंडक्टर के लिए, ठीक है, कंडक्टर के लिए पढ़ते हैं पहले। वी नो दैट जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बेटा जी रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। सो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पहले थी वैल्यू, ये इनिशियल थी, अब ये वाली वैल्यू आई फाइनल टेम्परेचर के ऊपर, ये वैल्यू है, इनिशियल के ऊपर ये थी। सो इसका मतलब जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो बच्चा ये रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होकर यहां पहुंच गई, पहले इतनी थी। ओके, तो टेम्परेचर पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बेटा जी, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये पहले वाला था, आपने इस बात को +1 में भी पढ़ा होगा। वो क्या था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ना चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट। तो ये वहां से ही रिलेशन डायरेक्ट निकला है कि टेम्परेचर में अभी इसको चेंज कर, इसकी वैल्यू देखनी है हमने क्या है बेटा जी, तो टेम्परेचर में इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। पहले कितनी थी, इतनी थी, टेम्परेचर चेंज करने के कारण तो कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या आई। उसी तरीके से बेटा जी वी नो दैट आर और रेसिस्टिविटी दोनों क्या है, डायरेक्टली है। कब, जब L और A की वैल्यू बेटा जी कांस्टेंट हो, सेम के लिए है, तो ये ऐसे हुआ। तो अगर L और A की वैल्यू दोनों क्या हो जाए 1 तो R क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर रेसिस्टेंस था, यहां पर रेसिस्टिविटी कर दी, ओरिजिनल रेसिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेसिस्टिविटी माइनस फाइनल
अपॉन ओरिजिनल रेसिस्टिविटी, साथ में क्या आएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहां पर क्या बना कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो बच्चा जी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। सो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो अल्फा की वैल्यू, ये तो ज्यादा ही होगा, ये कम होगा, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा से कम माइनस की तो प्लस ही आएगा, तो प्लस आ गया। ओके, तो अब अगर मैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करूं तो बेटा जी उनका जब टेम्परेचर इंक्रीज करें हम तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, मींस वो कंडक्टर बनना शुरू हो जाते हैं। समझने की बात है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लग पड़ती है और रेसिस्टिविटी डिक्रीज होने लग पड़ती है। ये यहां पर हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यहां पर इस बात को अच्छे तरीके से समझा था। तो इसका मतलब इसकी क्या हुई, इसकी रेसिस्टेंस डिक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। कहा किसके लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो ये तो पहले वैल्यू थी, इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा। ये कम हो गया, ये ज्यादा था तो नेगेटिव आएगा। तो इनके लिए और इनके लिए अल्फा की वैल्यू बेटा जी क्या होती है, नेगेटिव। इसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, सेम इसके लिए भी और सेम यहां पर भी। कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए नेगेटिव। बात समझ में? तो यहां पर भी वैसे ही है बेटा जी कि अब उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, पहले क्या थी और पहले क्या थी, साथ में अब का टेम्परेचर माइनस पहले का टेम्परेचर, मींस चेंज इन रेसिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, साथ में चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू अल्फा। बात समझ में आई? अभी तो क्लियर हो गया होगा। तो ये था बेटा दो थिंग्स। तो लास्ट में बेटा जो हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ कहां कहां पर वैलिड नहीं है। वो कहां पर होगा कि कई केस ऐसे होंगे बेटा जी जहां पर V के साथ I जो है वो लीनियरली इंक्रीज नहीं करता, वो थोड़ा इंक्रीज करेगा, उसके बाद टेम्परेचर अपना इफेक्ट देता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ग्राफ। तो बेटा ये ओम्स लॉ बना, क्योंकि ओम्स लॉ तो क्या बताता था कि लीनियरली होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता। सो थोड़ा सा क्या हुआ, ये प्रैक्टिकली ऐसे आता है। तो एक केस ये बन गया। सेकंड केस और कहां पर, सेमीकंडक्टर्स में बेटा जी। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि इसके यहां पर क्या होगा, वोल्टेज पॉजिटिव, यहां पर करंट पॉजिटिव, यहां पर करंट नेगेटिव, यहां पर वोल्टेज नेगेटिव। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा जी, जब हम पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, अभी ये थिंग्स आप पढ़ोगे बेटा जी 9th यूनिट में जाकर, बट हल्का सा आइडिया ले लें यहां से कि V और I में जब हम पॉजिटिव मींस जब किसी भी डायोड के अक्रॉस हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास ये कोई डायोड है, ये डायोड कोई एलईडी है, तो बेटा जी इसको अगर हम पॉजिटिव दें और इस साइड पे हम नेगेटिव दें, तो ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव दें नेगेटिव को नेगेटिव दें, तो बेटा इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब हम ऐसे कर दें तो इसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, कि पॉजिटिव को नेगेटिव दें और नेगेटिव को पॉजिटिव दें। तो जब हम बेटा जी फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं, मींस पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया, नेगेटिव को नेगेटिव दिया, और ये सेमीकंडक्टर है, डायोड्स है, तो ये थोड़ी देर के लिए जब हम वोल्टेज को देते हैं तभी करंट इंक्रीज नहीं होता, वो थोड़ी देर के बाद इंक्रीज होता है, मींस ऐसे, और बाद में एक्सपोनेंशियली चला जाता है ऊपर को। और इन केस में वो थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है और बाद में एकदम ऐसे हो जाता है। तो बेटा यहां पर भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं हुआ। और कई केस ऐसे होते हैं लाइट एमिटिंग डिवाइसेस में ही, जहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर अपना बहुत अच्छे तरीके के साथ इंपैक्ट देता है, कि V के साथ I की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज लगातार सेम वैल्यू नहीं आती। मींस जब कोई V की वैल्यू अभी यहां पर ये है, मींस इतने V के ऊपर उसकी वैल्यू I की इतनी है। उसके बाद क्या हुआ बेटा जी, फिर
उसके बाद क्या होना चाहिए कि आई की वैल्यू अगर सेम आए तो वी की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए थी, बट वी आर नॉट गेटिंग दिस। मीन्स अभी उसकी आई की वैल्यू फिर से इतनी हुई, बट वी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। उसके बाद फिर से ऐसे ऐसे ऐसे, मीन्स वी और आई आपस में लीनियरली नहीं चलते। कभी वी की वैल्यू कुछ और आती है सेम वैल्यू ऑफ आई के ऊपर, और कभी कुछ और आते हैं। इसका मतलब वी और आई दोनों आपस में सेम नहीं चल रहे। और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में वही तो बताना है कि ऐसे ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर वी और आई आपस में डायरेक्टली नहीं चल रहे। तो मेन कंसिडर थिंग किसको करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो अपना इंपैक्ट देता है। टेम्परेचर इंपैक्ट के आने के कारण ये सभी के सभी ग्राफ लीनियरली वर्क नहीं करते। ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो थोड़ा सा पहले हमें वोल्टेज देनी पड़ती है तभी वो एज अ कंडक्टर बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है, तब तक वो सेमीकंडक्टर ही रहता है। सो बेटा ये थी सभी थिंग्स जो हमने आज पढ़नी थी। इन थिंग्स को अच्छे तरीके से पढ़ना, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है, ध्यान से पढ़ना। चेंज इन रेसिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेसिस्टेंस, साथ में चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू अल्फा, ध्यान देना इसके ऊपर। और बेटा ये एक ग्राफ हमने लिमिटेशंस तो पढ़ ली, अभी एक ग्राफ रहते हैं बेटा ये हमारे किसके, रेसिस्टिविटी के, कि टेम्परेचर का इंपैक्ट हमने यहां पर तो पढ़ लिया। अभी ग्राफ भी एक बार देख लें कि कंडक्टर के लिए ग्राफ क्या बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा जी, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर है टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टिविटी क्या होती है बेटा, वी नो दैट कंडक्टर के लिए क्या है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टिविटी क्या होगी, पहले डिक्रीज थी बट टेम्परेचर इंक्रीज हो, यहां पर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर रेसिस्टेंस बढ़ने के साथ रेसिस्टिविटी बढ़ती है। सो केस क्या आएगा बेटा जी, इसके इंक्रीज होने के साथ कुछ ऐसे हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज रेसिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज फॉर कंडक्टर। और कुछ अलॉयज होते हैं हमारे पास। अलॉयज मींस वो ऐसे थिंग्स जिनके ऊपर टेम्परेचर का रेयरली इंपैक्ट पड़ता है। अलॉयज कैसे बनते हैं, दो तीन मेटल्स को इकट्ठा करके कोई एक बना दिया जिसकी क्या रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस थोड़ी सी फिक्स रख सके, रेसिस्टिविटी हम फिक्स रख सके, जिसके ऊपर टेम्परेचर का कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़े ना। तो बेटा वो क्या होंगे, उसके लिए टेम्परेचर यहां पर लिया और यहां पर वी आर हैविंग रेसिस्टिविटी। तो उसके लिए बेटा टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी का क्या फर्क पड़ेगा कि बहुत रेयरली इंपैक्ट पड़ेगा। और एक दो अलॉयज तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर बेटा जी क्या होगा, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेसिस्टिविटी तो बढ़ेगी ही नहीं, वो प्रॉपर रहेगी एक जितनी ही, मैंगनीज जैसे हो गया। ओके, और इसके बाद एक थर्ड रह गया बेटा जी, वो क्या था, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर की अभी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी क्या है, डिक्रीज होनी चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर हुई, ये इंसुलेटर के लिए था, ये अलॉयज के लिए था, ये कंडक्टर के लिए था, ये इंसुलेटर के लिए हो गया, सेमीकंडक्टर के लिए हो गया बेटा। सेमीकंडक्टर के लिए मींस जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टिविटी होती जाती है। थिंग्स हुई बेटा क्लियर। ये सभी ग्राफ थे, सीक्वेंस वाइज पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कॉपी पर इसके नोट्स बनाना, सीक्वेंस वाइज बनाना, और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें, परिवार में बैठे, परिवार के साथ बैठे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।